नमस्कार, सुप्रभात सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में प्रथम प्रश्न पत्र के मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी का है, उसमें हम प्रकरण या टॉपिक के रूप में जो पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत जो 5 राजवंशों का कालक्रम है, उसमें हम आज दूसरा जो है खिलजी वंश उसको अंतिम चरण में ले जाएंगे। इसको हमने आधा पढ़ लिया है जो कि 1290 से लेकर 1320 तक का समय है इसका। उसमें हमने जहाँ तक पढ़ा उसमें सबसे पहले जलालुद्दीन को पढ़ लिया जो इस वंश का संस्थापक था, जलालुद्दीन खिलजी, जिसका टाइम 1290 से स्टार्ट होता है और 1296 तक अर्थात 7 साल मात्र 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन का समय रहा। उसी में दूसरा महत्वपूर्ण शासक इस वंश का जो रहा वो अलाउद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन खिलजी को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम है वो है 1296 से लेकर 1316 तक का समय। ठीक है, ये हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। अब इसी कड़ी में आज हम तीसरे शासक के रूप में जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर है, जिसको हम उत्तराधिकार कहेंगे। क्या कहेंगे हम? उत्तराधिकार शासन कह सकते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि खिलजी वंश के शेष बचे हुए शासक। क्योंकि यहाँ तक जो दो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने इस वंश की स्थापना की 1290 में खिलजी वंश के रूप में, जबकि दूसरे ने इसे आगे बढ़ाया और इसे मजबूत किया और अपनी पहचान बनाई, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दो तो महत्वपूर्ण हो गए। अब तीसरे से जो पढ़ेंगे 3 नंबर पे, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे, ये तीनों जो बनेंगे ये अपने आप में उत्तराधिकार के रूप में होंगे, जो इसे आगे पतन की ओर भी ले जाएंगे। क्योंकि मात्र अब जो उत्तराधिकार शासन होगा वो मात्र 4 वर्ष का होगा। 4 वर्ष में 3 सुल्तान, कितने सुल्तान? 3 सुल्तान शासन करेंगे खिलजी वंश के शासकों के रूप में। तो यहीं इस बात का संकेत मिलता है कि अलाउद्दीन के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा योग्य नहीं थे, इसीलिए खिलजी वंश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब देखिए, यहाँ से करते हैं हम शुरुआत। खिलजी वंश के उत्तराधिकारियों में सबसे पहला नाम आता है शिहाबुद्दीन उमर, जो कि 1316 में, यानी अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हुई और उसी समय ये सुल्तान बना जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था। देखिए, अलाउद्दीन के बहुत सी रानियों से पुत्र थे जिनमें अलग अलग नाम हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो था वो खिज़र खां, जिसका नाम हम पढ़ चुके हैं। जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब उसका नाम खिजराबाद रखा था, तो वो इसी के नाम पे रखा गया था, क्योंकि इसी को वहाँ का सूबेदार या कह सकते हैं चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किसने? अलाउद्दीन ने। तो खिज़र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया था, लेकिन वह इसमें योग्य नहीं हो पाया, अर्थात उसने अयोग्यता का परिचय दिया। किसका परिचय दिया? अयोग्यता का, क्योंकि उसको यहाँ के शासकों ने, रतन सिंह के सहयोगियों ने उसे क्या किया, बार बार परास्त किया या उसको परेशान किया, इसलिए उसे वापस दिल्ली बुला लिया गया और रतन सिंह के एक सहयोगी थे हमीर देव, उसे वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। तो ये तो इसकी कहानी थी खिज़र खां की, जो बड़ा बेटा था, नंबर 1। दूसरा जो था शादी खां, क्या नाम था? शादी खां। ये शादी खां भी छोटा ही था, लेकिन इसको फिर इन दोनों का फ़ायदा जिसने उठाया, इन दोनों का, वो मोहम्मद शाह, जिसका नाम था इनके सेनापति जो थे, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का योग्य सेनापति था। क्या था ये? सेनापति। जैसे ही अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तत्पश्चात इस सेनापति ने अपनी महत्वाकांक्षा को जागृत करते हुए शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित किया। उमर उस समय मात्र 6 वर्ष की आयु का था, अर्थात अल्पायु था। क्या था? अल्प आयु। और अल्पायु होने के कारण ये इसका संरक्षक बन गया। कौन बन गया संरक्षक?
मल्लिक काफूर संरक्षक के रूप में शासन करने लगा। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि इसने विधवा जो पत्नी थी अलाउद्दीन की और शिहाबुद्दीन उमर की माता जो थी उसके साथ विवाह भी कर लिया। और इस प्रकार इसने उमर को शासन में सहयोग देते हुए अपने आप को सर्वसर्व मानते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर उमर को हटाने के लिए पूरा रास्ता तैयार कर लिया। और उसमें सबसे पहले उसने उसके अलाउद्दीन के पुत्रों को रास्ते से हटाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले खिजर खां और उसके बाद शादी खां को कारागाह में डाल दिया। तत्पश्चात उसने तीसरे पुत्र के रूप में, क्योंकि उमर को तो चुन ही लिया गया था उत्तराधिकारी के रूप में, उसके बाद अगले पुत्र जो था मुबारक शाह, जिसका नाम पूरा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसको भी पकड़कर अंधा करवाने के लिए 4 सैनिक भेजे। 4 सैनिक जो भेजे, उन 4 सैनिकों को जैसे ही मुबारक शाह के पास गए, मुबारक शाह ने उन्हें दुगना प्रलोभन देकर पुनः वापस उन्हें मल्लिक काफूर को मारने के लिए भेजा था। इन्होंने मल्लिक काफूर ने किसको मारने के लिए? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। लेकिन मुबारक शाह तेज़ था, तर्रार था, चालाक था, उसने भलीभांति इस परिस्थिति को जान लिया और उसी का फ़ायदा उठाते हुए मुबारक शाह ने उन्हीं व्यक्तियों को, उन 4 सैनिकों को क्या किया? दुगना लाभ देकर, प्रलोभन देकर मल्लिक काफूर को मारने के लिए भेजा और उन 4 ने मल्लिक काफूर का वध कर दिया, यानी हत्या कर दी। और उसी के साथ कहा जाता है कि फिर मुबारक शाह ने, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, जब भी तो टाइम कम है इसका, क्योंकि 1600 का घटनाक्रम है, 1316 का ही घटनाक्रम है ये। 1316 में ये सुल्तान बना, लेकिन कुछ महीनों तक सुल्तान की पदवी ग्रहण की और शासक के रूप में रहा। लेकिन बाद में उसी का छोटा भाई जिसका नाम था मुबारक शाह, वह गद्दी पर बैठा, जो कि 1316 ही समय है। और इसने लगातार 4 वर्ष जो वहाँ पूरे लिखे हैं वो इसी के नाम है। 1320 तक शासन किया और इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि ली और इसने उमर को गद्दी से अपदस्थ कर, यानी पद से हटाकर उसे कारागाह में डाल दिया। तो इस प्रकार से शिहाबुद्दीन का समय कुछ समय के लिए था 1316 में, जो कि अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। अब दूसरे उत्तराधिकारी की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसके बारे में देखिए, ध्यान से सुनिए। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था वो अपने आप में विशेष था, क्योंकि इसने जिस प्रकार मल्लिक काफूर को भी हटाया, उसी प्रकार इसने अपने विरोधियों को हटाने के लिए और भी बहुत से कार्य किए, जिसमें देखिए कौन कौन से कार्य किए। जैसे ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना 1316 में, शासक बनते ही उसने अमीरों और सैनिकों और जनता को अपने वश में करने के लिए, अर्थात उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, किसने? मुबारक शाह ने जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, क्या कार्य किए? 3 कार्य किए जो महत्वपूर्ण थे। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कार्य किए इसने, जिससे जनता, सैनिक और अमीर कौन थे? तुर्की सरदार, इन सबको संतुष्ट करने के लिए जो कार्य किए, उनमें कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला उसने क्या किया? उदारता का परिचय दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जो कठोर नियम थे, उन नियमों को उसने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। यानी पिता के नियमों के विरुद्ध उसने क्या किया? उदारता के नियमों को लागू किया। अब उदारता के नियमों में कौन कौन से नियम लागू किए? सबसे पहला क्या नियम लागू किया उसने उदारता के रूप में? उसने सबसे पहले कठोर नियमों को निरस्त करके उन नियमों को उदार बना दिया। दूसरा, उसने सैनिक जो थे उनको एक साथ संतुष्ट करने के लिए 6 महीने का वेतन अग्रिम रूप में, किस रूप में? अग्रिम, यानी पहले से ही दे दिया, टाइम नहीं हुआ उससे पहले 6 महीने का वेतन जो है उनको एडवांस में दे दिया। तो ये अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण कार्य भी था इसका, क्योंकि राजकोष पर अनावश्यक रूप से भार पड़ा और धीरे धीरे राज खजाना जो है वो, उसका दबाव सुल्तान पर बढ़ने लगा। तो 6 महीने का अग्रिम वेतन जो दिया गया वो मुबारक शाह के द्वारा किसको दिया गया? सैनिकों को। इन सैनिकों को खुश करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए उसने 6 माह का वेतन एक साथ दे दिया। तीसरा कार्य उसने जो किया वो है बंदियों को कारागाह से रिहा कर दिया। जो जेल में बंदी बनाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय के, उन बंदियों को इसने क्या कर दिया? जेल से रिहा कर दिया। तो इस प्रकार ये तीसरा कार्य इसका हो गया है कि उसने जेल से बंदियों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। तो 3 प्रकार के से कार्य थे। और इसके अलावा इसने कुछ विजय भी की, जो अपने आप में सैनिक और शूरवीरता की इसकी कहानी को इंगित करती है कि इसने किस प्रकार अपना दबदबा बनाया।
तो उसमें 2 कार्य महत्वपूर्ण है इसके सैनिक शक्ति के रूप में। कौन कौन से? पहला, इसने गुजरात के विद्रोह का दमन किया। इसमें कौन सा कार्य आएगा? सैनिक शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति, इसको हम कह सकते हैं सैनिक शक्ति के रूप में। उसने सैनिक शक्ति के रूप में 2 कार्य किए। एक तो गुजरात में विद्रोह जो हुआ उसका दमन किया। अब गुजरात का जो विद्रोह था उसमें वहाँ के शासक ने इसने विद्रोह किया क्योंकि उसे पता था कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहा और अब उसके उत्तराधिकारी जो है इतने योग्य नहीं है, इसलिए उसने 1311 का जफर खां का बदला लेने के लिए उसने गुजरात के शासक ने मुबारक शाह के काल में विद्रोह किया। मुबारक शाह गाजी मलिक और आयन उल मुल्क 2 नाम है। गाजी तुगलक पहला नाम और दूसरा आयन उल मुल्क को विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात भेजा। तो ये 2 नाम याद रखें आप सैनिकों के रूप में। एक तो गाजी तुगलक, ये नाम बहुत फेमस रहेगा क्योंकि अभी गाजी तुगलक है, जैसे ही अपना दाव लगेगा उसके बाद ये अपना नाम बदलकर एक नए वंश की स्थापना करेगा और जिसका नाम होगा तुगलक वंश। इसीलिए गाजी से क्या बन जाएगा? ये गयासू। कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। कब की? 1320 में। और कब तक चला ये वंश? 1414 तक। और कौन सा वंश था ये नंबर पे? 3 नंबर पे। किसका था? दिल्ली सल्तनत का। खिलजी नंबर 2 पे था। नंबर 1 पे गुलाम वंश था और तीसरे पर तुगलक वंश आएगा। तो आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। तो तीसरा वंश जस्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। तो वही गाजी तुगलक जो था इसको सेनापति के रूप में गुजरात के विद्रोह में भेजा और एक आयन उल मुल्क इसके सहयोगी को वहाँ भेजा और साथ स्वयं भी गया और वहाँ जाके गुजरात के शासक को उन्होंने क्या किया? इस विद्रोह में परास्त कर दिया। तो पहला कार्य तो ये था इसका और पुनः से वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। दूसरा कार्य था दक्षिण भारत का, देवगिरी पर आक्रमण। दूसरा कार्य क्या था? देवगिरी। देवगिरी जो थी वो दक्षिण भारत में थी और देवगिरी का जो शासक था उस शासक ने मौके का फ़ायदा उठाया कि अब अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, तो उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो समझौता किया गया था, क्या समझौता किया गया था? अधीनता स्वीकार करने का और वार्षिक लगान चुकाने का, उसको उसने क्या कर दिया? अब ठुकरा दिया। और वहाँ का शासक कौन था? उसमें राजा हरपाल देव। हरपाल देव। इस हरपाल देव ने जब ये कार्य किया तब फिर वहाँ पर मुबारक शाह ने आक्रमण के लिए अपनी सेना सहित देवगिरी के राजा के वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उसने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए हरपाल देव के विद्रोह को दबा दिया और अंत में हरपाल देव की पराजय हुई और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया, अर्थात उसे मृत्यु प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से 2 कार्य जो है वो सैन्य शक्ति के प्रतीक है। किसके? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के, जो 1316 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश के उत्तराधिकारियों में शासक रहा। समझ में आ गया यहाँ तक का? तो 2 शासक कंप्लीट हो गए। पहला शिहाबुद्दीन उमर जो बाल्यावस्था में था, जिसके समय मलिक काफूर ने संरक्षण के रूप में कार्य किया जो मात्र कुछ महीनों के लिए। बाद में फिर मलिक काफूर की हत्या करवाकर मुबारक शाह शासक बना जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था और अपने भाई को उमर को पदस्थ करके पद से हटाकर गद्दी प्राप्त की। तत्पश्चात अब तीसरा सुल्तान जो बनेगा वो कौन होगा? ये हटकर होगा, हालांकि इस वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन इस वंश को पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए इसको हम लास्ट में देखेंगे कि ये भी अपने आप में एक खिलजी वंश के उत्तराधिकारियों में शामिल होगा। हालांकि ये न मुसलमान था और न खिलजी वंश से संबंध रखता था। ये कौन था? तो इसको हम इस रूप में पढ़ेंगे, खुसरो का विद्रोह, इस रूप में पढ़ेंगे इसको। खुसरो ने विद्रोह किया, किस प्रकार किया, किसके काल में किया? इसके काल में किया, यानी कि मुबारक शाह के काल में किया। तो देखिए कैसे, ये एक सामान्य दास की स्थिति में था और दास से ये एक शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। खुसरो गुजरात की एक निम्न जाति का सदस्य था। कहाँ का रहने वाला था? गुजरात की एक निम्न जाति का सदस्य था और दास जैसी स्थिति थी इसकी, लेकिन इसने अपने आप को दास से शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। उसने अपने योग्यतम गुणों के कारण मुबारक शाह के काल में मुबारक शाह का विश्वास जीत लिया और मौका देखकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान बना लिया। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि ये निम्न जाति का गुजरात का एक सामान्य सदस्य था, लेकिन इसने शीर्ष पर पहुंचने के लिए
मुबारक शाह का विश्वास जीता और उसका विश्वास जीतकर, क्या जीता? विश्वास जीतकर इसने क्या किया? उसी को गद्दी से हटा दिया, अर्थात उसकी हत्या करवा दी। और उसके बाद गद्दी पर बैठकर उसने जिस नाम से गद्दी संभाली उसका नाम रहा क्या? नासुरुद्दीन खुसरो शाह। तो इस नाम से ये गद्दी पर बैठा। हालांकि ये मुसलमान भी नहीं था। इसने मुसलमानों को अपने नेतृत्व में करने के लिए बहुत से कार्य किए। इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और अपनी योग्यता के आधार पर जो कार्य किया वो इस प्रकार है कि खुसरो ने सुल्तान को अपदस्थ करने के लिए एक कुचक्र, जिसको हम कह सकते हैं षड्यंत्र, क्या रचा? एक षड्यंत्र रचा। किसने? खुसरो शाह ने। किसके विरुद्ध? मुबारक शाह के विरुद्ध। और उस षड्यंत्र में उसे भोग विलास और सुरा सुंदरी के वश में कर दिया। और 15 अप्रैल 1320 को, समय याद रखें आप, 15 अप्रैल 1320 को उसे गद्दी से हटाने के लिए रात्रि के समय उसे मरवा दिया, अर्थात उसकी हत्या करवा दी। 15 अप्रैल 1320 को रात्रि के समय सोए हुए सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया गया। और दूसरे दिन यानी अगले दिन 16 अप्रैल से वह क्या बन गया? अपने आप में सुल्तान बनकर खुसरो शाह की उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली? खुसरो शाह की उपाधि ली। और पूरा नाम नासुरुद्दीन खुसरो के नाम से शासन का संचालन करने लगा, खिलजी वंश के अंतिम शासक के रूप में। ये भी याद रखें आप, अंतिम, क्योंकि इसके बाद कोई शासक नहीं रहेगा, इसलिए अंतिम शासक या सुल्तान हम इसको कह सकते हैं, जो खिलजी वंश का था। लेकिन ये 1320 में कुछ समय, क्योंकि ये अप्रैल का घटनाक्रम है, अप्रैल में ये सुल्तान बना। और सितंबर का जो महीना आएगा, उस सितंबर के महीने में वापस से एक क्रांति होगी। कौन करेगा इस क्रांति को? इसी का योग्य सेनापति, जिसका नाम अभी मैंने लिखा था, गाजी तुगलक। गाजी तुगलक क्या करेगा? इसमें क्रांति करेगा, अर्थात विरोध करेगा, विद्रोह करेगा। और उसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप वो गद्दी को प्राप्त करने के लिए खुसरो शाह को रास्ते से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाएगा। वो किस प्रकार बैठेगा? सुने ध्यान से। गाजी मलिक ने खुसरो को हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के आधार पर उसने अपने पुत्र, जिसका नाम था, जो आगे जाकर फेमस भी रहेगा, जूना खां। गाजी तुगलक का पुत्र यानी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जूना खां। और जूना खां का आगे जाकर नाम क्या रहेगा इतिहास में? मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए इसका ये पुत्र जो था, इसको इसके दरबार में, किसके दरबार में? खुसरो शाह के दरबार में उच्च पद पर नियुक्त करवा दिया। इधर खुसरो शासन करने लगा और इधर जूना खान ने षड्यंत्र के आधार पर सेना को अपने नेतृत्व में कर लिया। और दूसरी ओर गाजी तुगलक ने मौका देखकर अपने पुत्र के साथ मिलकर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि कहा जाता है कि नासुरुद्दीन खुसरो शाह को उस समय दिल्ली के एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने सतर्क रहने के लिए आगाह किया था, क्योंकि उसके दरबार में वो आए थे। और जब उसके दरबार में वो आए भेंट स्वीकार करने के लिए, तब उन्हें सचेत रहने की निर्देश दिया, किंतु उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसी का परिणाम ये रहा कि गाजी तुगलक ने विद्रोह करते हुए सितंबर के महीने में नासरुद्दीन को दिल्ली के समीप एक जगह है जहाँ पर युद्ध में परास्त किया। और गाजी तुगलक इसमें विजित रहा, अर्थात उसकी सेना इसमें विजय प्राप्त हुई। और नासरुद्दीन खुसरो युद्ध के स्थान से भाग निकला, लेकिन कहा जाता है कि उसे बीच रास्ते में अंत में पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। और 9 सितंबर 1320 को गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो 9 सितंबर को क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ। क्या हुआ? तख्ता पलट हो गया। किसका? खिलजी वंश पूरी तरह से अंत या समाप्त हो गया। और वहाँ पर किसका शासन शुरू हो गया? वहाँ पर नया राजवंश शुरू हो गया, जिसका नाम था तीसरा राजवंश तुगलक वंश। क्या नाम था? तुगलक वंश। और कौन था उसकी स्थापना करने वाला? गाजी तुगलक, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो ये कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में तुगलक वंश को, जिसका मैंने समय भी लिखा था। 1320 से लेकर 1414 तक का समय रहेगा। इसमें बहुत से शासक रहेंगे, लेकिन इसमें 3 शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नंबर 1, नंबर 2 इसका पुत्र, और नंबर 3 पे इसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज तुगलक। उन तीनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। 1414 तक का इतिहास रहेगा इनका।
तो नेक्स्ट क्लास में होगा। अब आज खिलजी वंश का अंतिम टॉपिक है, वो है आखिर खिलजी वंश का पतन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। तो कारणों की चर्चा करेंगे खिलजी वंश के पतन के कारण के रूप में। तो पॉइंट डाल देते हैं दूसरा, क्योंकि पहला पॉइंट उत्तराधिकारियों का था जिसको हमने 3 रूपों में पढ़ा, 3 उत्तराधिकारी के रूप में। अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, खिलजी वंश के पतन के कारण। दूसरा, खिलजी वंश के पतन के कारण। याद रहे आपको, कोई भी वंश स्थापित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जाहिर सी बात है पतन होता है तो उसके पीछे भी कारण होता है। तो यहाँ कारणों की चर्चा हम 5-6 पॉइंटों में करेंगे, 5 या 6 पॉइंट होंगे जिन जो महत्वपूर्ण कारण के रूप में माने जाएंगे किसके, खिलजी वंश के पतन के। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है कि जिस वंश की स्थापना या उसकी नींव जिस आधार पर रखी गई वो नींव ही कमज़ोर या खोखली हो जाए तो वंश का टिकना मुश्किल था। इसकी नींव जो बनी थी, इसकी नींव जो पड़ी वो किस पे पड़ी, सैन्य शक्ति के आधार पर, सैन्य शक्ति। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुलाम वंश का जब शासन था तब जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता के आधार पर विद्रोह करते हुए सैन्य शक्ति के आधार पर गुलाम वंश के अंतिम शासक बलबन के यानी कि पोते क्यूमर्स या केकुबाद को पद से हटाकर 1290 में गद्दी को प्राप्त कर लिया। तो किस आधार पर किया, सैन्य शक्ति के आधार पर। जबकि यहाँ अंत में हमने क्या देखा अभी कि सैन्य शक्ति के आधार पर गाजी तुगलक ने क्या किया, खुसरो को परास्त कर दिया। तो इसका मतलब उत्तराधिकारी जो थे, उन उत्तराधिकारी के काल में सैन्य शक्ति क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। सैन्य शक्ति क्या हो गई, कमज़ोर। और यही एक इसका पतन का कारण रहा कि सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई। अच्छा, सैन्य शक्ति कमज़ोर होने के कारण, क्योंकि सैन्य शक्ति से ही राजा अपने आसपास की शक्तियों को जीतकर युद्ध में विजय प्राप्त करता था, और यहाँ सैन्य शक्ति कमज़ोर होने के कारण खिलजी वंश का पतन होना निश्चित हो गया। जो कि हमने लास्ट के खुसरो शाह को देखा कि गाजी मुल्लिक ने उसको किस प्रकार पराजित किया, षड्यंत्र के आधार पर। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा है जो महत्वपूर्ण है, अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी, ये सबको पता है कि उसके उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के जो थे वो इतने पुत्र होने के बाद भी विशेष ज़्यादा पहचान नहीं बना पाए। 4 या 5 बेटे थे, लेकिन किसी का ज़्यादा विशेष योगदान नहीं रहा, क्योंकि खिज़र खां पहले ही अयोग्य सिद्ध हो गया। शादी खां को मौका ही नहीं मिला। उमर को मौका मिला तो मलिक काफूर ने हत्या लिया, और मुबारक शाह को थोड़ा समय मिला तो उसने 4 साल शासन किया, लेकिन अंत में वो भी धोखे का शिकार हुआ और खुसरो शाह ने उसे भी रास्ते से हटा दिया। तो इस प्रकार अयोग्य उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी जो थे खिलजी वंश के, वो क्या थे, अयोग्य थे, उनमें योग्यता का गुण विशेष नहीं था। तीसरा, उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होना। उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होना, निश्चित नियम न होना। उत्तराधिकार के जो नियम थे वो निश्चित नहीं थे कि किसके बाद कौन शासक बनेगा और किस रूप में बनेगा। अर्थात नियमों का अनिश्चित होना अपने आप में क्या था, खिलजी वंश के पतन के कारणों में से एक था। बड़ा बेटा बैठा है, उसके बावजूद छोटा पुत्र या बेटा जो है वो गद्दी पर बैठ रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि खिलजी वंश में उत्तराधिकार के जो नियम थे वो निश्चित नहीं थे, उसके मापदंड नहीं थे कि किस आधार पर शासक या सुल्तान बनाया जाए। अर्थात कोई निश्चित या ठोस नियम न होने के कारण एक के बाद एक आयाराम गैराम के रूप में सुल्तान बनते गए और हटते गए और अंत में समाप्त हो गए। नंबर 4 पे लेंगे हम जो महत्वपूर्ण कारण है, वो है खिलजी वंश का पतन का, कि एक निम्न जाति के लोगों का विश्वास बनाकर विश्वासघात करना, या ये कह सकते हैं उल्टे रूप में कि निम्न जाति के लोगों पर सुल्तान का अत्यधिक विश्वास होना। निम्न जाति के लोगों पर सुल्तान का क्या होना, अत्यधिक विश्वास होना, अत्यधिक विश्वास होना। और ये विश्वास ही आपको पता है बाद में क्या बना, विश्वासघात। तो इसीलिए उदाहरण है इसका खुसरो, नासरुद्दीन खुसरो जो था वो मोहम्मद शाह का विश्वास बना,
लेकिन मोहम्मद शाह के विश्वास को विश्वासघात के रूप में भी इसी खुसरो ने बदला। तो इसीलिए निम्न जाति के लोगों का सुल्तान क्या करता था, अत्यधिक विश्वास करता था, और उन पर अत्यधिक विश्वास करने के कारण अंत में उनको धोखे का शिकार या षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा, और इसीलिए वो पतन की ओर चले गए। नेक्स्ट 5वां है खिलजी वंश के पतन का कारण, वो था छल कपट एवं षड्यंत्र। तो 5वां कारण हम कह सकते हैं, 4 हो गए, 5वां है छल कपट एवं षड्यंत्र। षड्यंत्र ये शुरू से ही थे इस वंश में, क्योंकि शुरू में जब जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की, उसने भी छल कपट के आधार पर ही इस वंश को स्थापित किया, और अंत में इसका पतन भी हुआ, वो भी छल कपट के आधार पर ही हुआ। फर्क इतना सा है कि वहाँ उसने जलालुद्दीन ने किसके साथ किया था, कि उमर्स और केकुबाद जो है उसके साथ किया, और यहाँ पर किसने किया, यहाँ पर खुसरो शाह ने किया, किसके साथ, मुबारक शाह के साथ, और अंत में फिर खुसरो शाह के साथ किसने किया, गाजी तुगलक ने किया। तो ये अपने आप में छल और कपट पर आधारित होने के कारण भी ये वंश ज़्यादा लंबे समय नहीं टिक पाया। छठा और अंतिम कारण जिसको हम कह सकते हैं वो क्या था, कहते हैं कि राजकोष का भार अत्यधिक उत्तराधिकारियों पर बढ़ता गया, क्योंकि जब ऐसे मोहम्मद शाह जैसे सुल्तान होंगे जो 6 महीने का वेतन सैनिकों को एक साथ देंगे, तो राजकोष पर दबाव तो बढ़ेगा ही। तो राजकोष का दबाव, घटते राजकोष बोल सकते हैं इसको, राजकोष का दबाव, घटते राजकोष का दबाव एवं जन कल्याण के कार्यों की अपेक्षा, एवं क्या ले सकते हैं, जन कल्याण के कार्यों की अपेक्षा, कार्यों की उपेक्षा। अगर हम प्रजा के पालन में ध्यान नहीं देंगे, उपेक्षा करेंगे, तो अपने आप ही क्या होगी, प्रजा राजा से विमुख हो जाएगी। तो यही स्थिति यहाँ देखने को मिली कि जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के बाद के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने प्रजा पालक के रूप में कोई कार्य नहीं किया, और धीरे धीरे उसका परिणाम उन्हें पतन के रूप में मिला। तो ये 6 कारण थे जिसकी वजह से खिलजी वंश का पतन हो गया। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म है, जिसको दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश कहते हैं, खिलजी वंश, जो 1290 से शुरू होता है और 1320 में समाप्त हो जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 2 शासक है और 3 उत्तराधिकारी के रूप में है। इस प्रकार पूरे 5 शासकों ने, सुल्तानों ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तो ठीक है, आज इस क्लास में इतने काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे तुगलक वंश। ठीक है, ओके।